गुड मॉर्निंग 10th क्लास। ये हमारी वर्कशीट नंबर 21। डेट है हमारी 26 अगस्त। टॉपिक हमारा चल रहा है अर्थशास्त्र से। यहाँ पे भूगोल लिखा हुआ है। टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय विकास, तो देश का विकास कैसे हो। यदि व्यक्ति विकास के अलग अलग लक्ष्यों की तलाश करते हैं, यदि व्यक्ति विकास के अलग अलग लक्ष्यों की तलाश करते हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास की धारणा में भिन्न होने की संभावना है। मतलब अगर लोगों के लिए अलग अलग विकास की धारणा है तो उनके लिए देश का विकास भी अलग अलग होने की भावना है। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग व्यक्तियों के पास देश के विकास की अलग अलग और परस्पर विरोधी धारणाएँ हो सकती है। किसी के लिए किसी भी तरह की धारणा हो सकती है। किसी के मन में देश का विकास कैसे, कोई चाहता है देश में धन ज़्यादा हो, कोई चाहता है शिक्षा ज़्यादा हो, कोई चाहता है देश के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो। फिर हम ऐसे संघर्षों को कैसे सुलझाते हैं। राष्ट्रीय विकास का अर्थ है ऐसे प्रश्नों के बारे में सोचना जिससे सभी के लिए उचित और न्यायपूर्ण मांगे क्या होगा, और जो सभी के लिए ज़रूरी हो, सही हो और न्यायपूर्ण हो। चीज़ों को करने का इससे बेहतर तरीका क्या होगा। इस विचार से बड़ी संख्या में लोगों को या केवल एक छोटे समूह को लाभ हो। विभिन्न राज्यों में विकास की तुलना कैसे की जा सकती है। विभिन्न देशों और राज्यों में विकास की तुलना। देशों की तुलना के लिए उनकी आय को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में एक माना जाता है, जिसकी जितनी आय होगी उतना ज़्यादा समृद्ध होगा। उच्च आय वाले देश, जिनके लोगों की जो आय है वो आमदनी है वो ज़्यादा हो। कम आय वाले अन्य देशों की तुलना में अधिक विकसित देश हैं। अब देश के पास जितना ज़्यादा पैसा होगा, देश के विकास में उतना ही ज़्यादा पैसा खर्च किया जा सकता है। जिस देश के पास कम पैसा होगा वो अपने देश के विकास के लिए ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाएगा। हम औसत आय की तुलना करते हैं। अभी औसत आय लिखा हुआ, अभी बताते क्या होता है। जो देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। औसत आय कैसे निकलती है, 1 नंबर में आपको पूछा जा सकता है औसत आय कैसे निकलती है। देश की जो कुल आय है, विभिन्न स्रोतों से जो देश को आय प्राप्त होती है, विभिन्न क्षेत्रों से जो देश को आय प्राप्त होती है, उसे उस देश की कुल जनसंख्या से भाग करने पर जो आय प्राप्त होती है वो औसत आय कहलाती है। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं, मतलब एक व्यक्ति की आय। विश्व बैंक द्वारा लाई गई विश्व विकास रिपोर्टों में इस मानदंड का उपयोग भी देशों को वर्गीकृत करने में किया जाता है। 2012 में प्रति व्यक्ति 12,616 अमेरिकी डॉलर और उससे अधिक की प्रति व्यक्ति आय वाले देश अमीर देश कहलाते हैं। मतलब जो 2012 में जिसकी आय इतने डॉलर से ज़्यादा होगी वो अमीर देश कहलाते हैं। मतलब सभी लोगों की आय इससे ज़्यादा होगी। जिनकी प्रति व्यक्ति आय 1,035 अमेरिकी डॉलर उससे कम है उन्हें कम आय वाले देश कहा जाता है। और जिनकी आय इससे कम होगी, अमेरिकी डॉलर से रुपए में नहीं मापी जाती, डॉलर में मापी जाती, इससे कम होगी, वो गरीब देश है, कम आय वाला देश है। भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में आता है क्योंकि 2012 में इसकी प्रति व्यक्ति आय केवल अमेरिका के 1530 डॉलर प्रति वर्ष। ये डॉलर का निशान है, यूएस मतलब अमेरिका। तो जो भारत की आय थी 1530 प्रति वर्ष थी, प्रति व्यक्ति आय 1530 डॉलर। तो ये निम्न में आता है, कम नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, तो बीच में आ गया। जब हम किसी राष्ट्र या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हमें औसत आय या प्रति व्यक्ति आय के अलावा अन्य समान रूप से महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में सोचना चाहिए। गुण क्या हो सकते हैं। ये माध्यमिक स्तर पर शिशु मृत्यु दर कम हो, साक्षरता दर अधिक, साक्षरता दर मतलब पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हों, शुद्ध उपस्थिति अनुपात हो सकते हैं। महाराष्ट्र में एक औसत व्यक्ति की आय, महाराष्ट्र में जो आय है औसत आय केरल के औसत व्यक्ति की तुलना में अधिक है, लेकिन इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पिछड़ जाता है। जो महाराष्ट्र में है आय ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर पिछड़ा हुआ है, और केरल में आय कम है लेकिन यहाँ पर वो विकसित है। इसका कारण यह है कि किसी के पास पैसा है वह उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को नहीं खरीद सकता जिनकी उन्हें अच्छी तरह से जीने के लिए आवश्यकता हो सकती है। इसलिए आप अपने आप में भौतिक वस्तुओं और सेवाओं का पूरी तरह से पर्याप्त संकेतक नहीं है जो नागरिक उपयोग करने में सक्षम है। उदाहरण के लिए आमतौर पर पैसा प्रदूषण मुक्त वातावरण, मिलावट रहित दवाएं, संक्रामक रोगों से सुरक्षा नहीं खरीद सकता। अभी हमने देख लिया कोरोना में सेकेंड वेव जब आई थी तो लोगों के पास पैसा था, लेकिन खरीदने के लिए पैसा था लेकिन उपलब्ध नहीं थी ऑक्सीजन, दवाइयाँ, है ना। तो पैसा अगर आपको जीवन नहीं दे सकता तो उस पैसे की बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं है। चीज़ें भी आपस में जुड़ी हुई हैं। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि इसमें बुनियादी स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाओं का पर्याप्त प्रावधान है। केरल में शिशु मृत्यु दर जो बच्चे हैं
उनकी मृत्यु कम होती है क्योंकि वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं और उनके पास सुविधाएं भी हैं। इसी तरह ऐसे राज्यों के लोगों का स्वास्थ्य और पोषण स्तर बेहतर होगा जहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS अच्छी तरह से काम करती है, जहाँ के लोगों को राशन, PDS मतलब राशन व्यवस्था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब सबको बराबर अधिकार मिले, सबको राशन की व्यवस्था सरकार कराए, राशन सरकार दे। ऐसे राज्य जहाँ पर अच्छा राशन मिलता है वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। अब शिशु मृत्यु दर क्या होती है? IMR उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 100 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 1 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या दर्शाता है। शिशु मृत्यु 1 नंबर में पूछा जा सकता है क्या होता है? उस विशेष वर्ष में अगर 100 बच्चे पैदा हुए तो उन 100 बच्चों में से 1 वर्ष की आयु कितने बच्चों की मृत्यु हुई, ये शिशु मृत्यु दर कहलाता है। IMR भी इसको कह देते हैं। साक्षरता दर क्या होती है? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात मापते। साक्षरता दर क्या कहलाती है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के कितने बच्चे या युवा पढ़े लिखे हैं। शुद्ध उपस्थिति अनुपात 14 और 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की कुल संख्या है जो समान आयु के बच्चों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में स्कूल जाते हैं। शुद्ध उपस्थिति अनुपात किसे कहते हैं? 14 और 15 साल के बच्चे, कितने बच्चे हैं देश में और कितने स्कूल में जाते हैं, उसका अनुपात ही, उसका प्रतिशत ही शुद्ध उपस्थिति अनुपात कहलाता है। हमने देखा है कि अपने देश के विकास के लिए अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं होती हैं। आपके अनुसार आपके देश के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए? यदि 3 का उल्लेख आपको करना है। क्या प्रति व्यक्ति आय विभिन्न देशों या राज्यों में विकास की तुलना का एकमात्र साधन है? अन्य कौन से साधन जिसका उपयोग किया जा सकता है? आपके अनुसार ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो रुपया विशेष रूप से स्थान पर नहीं खरीद सकता जहाँ आप रहते हैं? ये चीज़ें विकास के लिए कैसे जरूरी हैं? क्वेश्चन आपको स्वयं करने हैं। आपको क्या लगता है कि कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS वाले राज्यों में लोगों का स्वास्थ्य और पोषण बेहतर क्यों है? ऐसे एक राज्य का उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। तो आज की वर्कशीट में इतना ही।